प्रिया अपने बड़े से कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी खाली आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। ढलती शाम की हल्की पीली रोशनी पर्दों से छनकर उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे नींद न आने के कारण उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और भी गहरे लग रहे थे। मेज पर प्रिया और रोहन की शादी की तस्वीर लापरवाही से झुकी पड़ी थी उस पति की, जिसने शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे छोड़ दिया था। तस्वीर में दिख रही मुस्कान अब एक दर्दनाक ताने की तरह लग रही थी। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शादी से उसे इतनी उम्मीदें थीं वह इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रोहन ने खुलेआम धोखा दिया, उसे इस बड़े बंगले में अकेला छोड़ दिया जहां हर चीज़ उसकी बेइज्जती की गवाह बन गई थी। रोहन का परिवार भी कुछ बेहतर नहीं था। उनकी जांचती नज़रें और ताने प्रिया को एक अनचाहे बोझ जैसा महसूस कराते थे। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। प्रिया चौंककर मुड़ी और देखा कि उसके ससुर श्री शर्मा अंदर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। कद लंबा और स्वभाव शांत था। हालांकि श्री शर्मा आमतौर पर ज़्यादा मिलनसार नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में परिवार के बाकी लोगों जैसी ठंडक नहीं थी। उन्होंने कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया चुप रही। उसने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसका मन बेचैन था। श्री शर्मा उसके सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। उनकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ तौल रही हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, उन्होंने सहानुभूति भरी आवाज़ में कहा, लेकिन मौजूदा हालात सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो बातें बननी बंद नहीं होंगी। इसलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। प्रिया ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, लेकिन बहू के तौर पर नहीं बल्कि मेरी पत्नी के तौर पर। श्री शर्मा की बात सुनकर प्रिया सन्न रह गई। उसने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हो। आप क्या कह रहे हैं? श्री शर्मा उसकी प्रतिक्रिया पर हैरान नहीं हुए। मैं जानता हूँ कि यह अजीब लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं तुमसे इस परिवार की शांति बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। अगर तुम मान जाती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दूसरों के दबाव और ताकी झांकी से बचाऊंगा। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ कसकर उसके कपड़ों को पकड़े हुए थे। वह तुरंत मना करना चाहती थी, लेकिन श्री शर्मा के शब्दों ने उसके अंदर के गहरे डर को छू लिया था। यहाँ से जाने के बाद उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। यहीं रहने पर कम से कम एक छत तो थी, भले ही वह बेचैनी से भरी हो। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ सांस की तरह धीमी थी। मैं सहमत हूँ। शादी चुपचाप हुई, न कोई मेहमान न कोई दावत, बस परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी थी। प्रिया ने एक सादे सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। श्री शर्मा ने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे वह अपने मन में कुछ हिसाब लगा रहे हों। शादी के बाद प्रिया बंगले के एक अलग कमरे में चली गई। श्री शर्मा ने उससे कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा कि वह पहले की तरह ही रहे, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे प्रिया को राहत मिली, लेकिन शक भी हुआ। श्री शर्मा ने इतनी अजीब शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? क्या वह सच में उसकी रक्षा करना चाहते थे या कोई और वजह थी? एक सुबह श्री शर्मा के स्टडी रूम की सफाई करते हुए प्रिया को किताबों की अलमारी के पीछे छिपा एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें ताला लगा था। जिज्ञासावश उसने उसे खोलने का तरीका ढूंढा। अंदर रोहन की तस्वीरें, कुछ खत और एक डायरी थी। प्रिया ने एक खत उठाया और उसे पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। रोहन की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी। किसी ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। और जानकारी हासिल करो, उसे लगा जैसे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। रोहन जिस पति से वह कभी प्यार करती थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, जैसा कि सब कहते थे। लेकिन श्री शर्मा ने ये चीज़ें क्यों रखी थी? वह क्या जानते थे जो उन्होंने कभी नहीं बताया?
उस दिन के बाद प्रिया ने घर में अजीब बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। रोहन की बहन नेहा अक्सर रात में चुपके से घर में घूमती थी और जब भी प्रिया उसके भाई का जिक्र करती तो वह नज़रें चुरा लेती थी। एक बार प्रिया ने नेहा को रोहन के कमरे में उसकी तस्वीर को घूरते हुए देखा और फिर कुछ फुसफुसाते हुए जो प्रिया सुन नहीं पाई। घर की नौकरानी शांति का व्यवहार भी अजीब था। वह अक्सर प्रिया को चिंता भरी नज़रों से देखती, लेकिन जब प्रिया कुछ पूछती तो वह हमेशा बात टाल देती थी। एक रात सोते समय प्रिया ने गलियारे में कदमों की आवाज़ सुनी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि श्री शर्मा चुपचाप नीचे तहखाने की ओर जा रहे हैं। एक अनजाने डर से वह उनके पीछे हो ली। आधे खुले दरवाजे की दरार से उसने श्री शर्मा को फ़ोन पर बात करते सुना। मैंने कहा था कि कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर प्रिया को सच्चाई पता चल गई तो सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। प्रिया सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री शर्मा किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह साफ था कि वह निर्दोष नहीं थे। अगले दिन शांति ने चुपके से प्रिया को एक पुराना फ़ोन दिया। मैडम, यह रोहन साहब का फ़ोन है। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। प्रिया ने फ़ोन खोला और उसमें एक छोटी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। रोहन की आवाज़ तनाव में थी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। अगर मैंने कागज़ों पर दस्तखत नहीं किए तो वे मुझे चैन से नहीं जीने देंगे, लेकिन मैं परिवार को उनके हाथों में सौंपने से पहले मरना पसंद करूँगा। प्रिया ने कसकर फ़ोन पकड़ लिया। उसका मन उलझ गया। वे कौन थे और रोहन को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? उसने श्री शर्मा से भिड़ने का फैसला किया। उस शाम जब वह अखबार पढ़ रहे थे, प्रिया अंदर आई और फ़ोन मेज पर रख दिया। पिताजी, मुझे यह मिला है। आप जानते हैं कि रोहन के साथ क्या हुआ था, है ना? श्री शर्मा ने फ़ोन को देखा। उनकी आंखों में एक पल की हैरानी थी, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए। प्रिया, यह सच है कि रोहन की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं इसके पीछे जो है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि प्रिया कुछ और पूछ पाती, नेहा अचानक वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। बस बहुत हुआ, नेहा चिल्लाई। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैंने उसे मार डाला क्योंकि मैं उसके साये में जीते जीते थक गई थी। प्रिया जड़वत खड़ी रह गई और श्री शर्मा अपनी बेटी को हैरानी से देखते रहे। नेहा की ठंडी स्वीकारोक्ति के सामने श्री शर्मा स्तब्ध खड़े थे। उनकी शांत आंखों में अब हैरानी और गुस्सा भर गया था। नेहा, वह बेटी जिसे वह हमेशा हानिरहित समझते थे, ने अभी अपने भाई रोहन की हत्या करने की बात इतने शांत भाव से कबूल की थी। प्रिया कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नेहा के हाथ में मौजूद बंदूक पर टिकी थीं। कमरे की रोशनी धुंधली थी, लेकिन नेहा की आंखों की ठंडक ने माहौल को दमघोंटू बना दिया था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में डर था। नेहा फीकी हंसी, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसे एक बिल्कुल अलग इंसान बना दिया था। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कितने समय तक सहा है? रोहन हमेशा परिवार का गौरव था, हमेशा पिताजी का लाडला, और मैं उनकी नज़र में क्या थी? एक साया, कोई ऐसा जो कभी काफ़ी अच्छा नहीं था, काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने इसे बदलने के मौके का इंतज़ार किया। श्री शर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। नेहा, तुम्हें अपने भाई की जान लेने का कोई हक नहीं है, सिर्फ अपनी छोटी सी ईर्ष्या के लिए। रोहन तुम्हारा अपना खून था। छोटी सी ईर्ष्या, नेहा चीखी। उसकी आंखें लाल हो गईं। आपको लगता है कि मैंने यह ईर्ष्या के लिए किया? नहीं, मैंने यह खुद को बचाने के लिए किया। रोहन जानता था कि मैं क्या करती हूँ। उसने मुझे बेनकाब करने की धमकी दी। अगर वह जिंदा रहता तो मैं सब कुछ खो देती, मेरा करियर, मेरी इज्जत। प्रिया को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने क्या हो रहा है।
नेहा ने न केवल रोहन को मारा था, बल्कि वह अपनी कमज़ोर शक्ल के पीछे भयानक रहस्य भी छिपा रही थी। यह सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए प्रिया बोली। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। तुमने अपने भाई को मार डाला, इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब तुम यहाँ खड़ी होकर कह रही हो कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। नेहा ने प्रिया को देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार था। तुम क्या जानती हो? तुम तो बस एक कठपुतली हो जिसे श्री शर्मा ने इस परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। यह मत सोचो कि तुम्हें मुझे आंकने का अधिकार है। इससे पहले कि प्रिया जवाब दे पाती, नेहा ने बंदूक उठाई और सीधे श्री शर्मा पर तान दी। और आप मेरे प्यारे पिता, अगर आपने कुछ भी बेवकूफ़ी करने की सोची तो मत करना। आप काफ़ी जी चुके हैं, है ना? और मैं अब किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। श्री शर्मा ने अपनी तीखी नज़रें बनाए रखी, लेकिन उनके हाथ अनजाने में और कस गए। नेहा, बंदूक नीचे रख दो। तुम्हारे पास अभी भी अपनी गलती सुधारने का मौका है। चीज़ों को और ख़राब मत करो। गलती सुधारने का मौका? नेहा ज़ोर से हंसी, एक व्यंग्यात्मक हंसी। मैं बहुत पहले ही सीमा पार कर चुकी हूँ पिताजी। अब वापस आने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप और ये औरत, तुम दोनों को गायब होना होगा। ठीक उसी पल गलियारे से एक ज़ोर की आवाज़ आई। शांति वहाँ खड़ी थी। उसके हाथ में एक लोहे की झाड़ू थी। इससे पहले कि नेहा गोली चला पाती, वह आगे बढ़ी और उसके हाथ पर ज़ोर से मारा, जिससे बंदूक फर्श पर गिर गई। मैडम रुक जाओ, बस बहुत हुआ। शांति चिल्लाई, उसकी आवाज़ कांप रही थी। नेहा नीचे गिर गई, बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्री शर्मा तेज़ थे। वह आगे बढ़े और बंदूक को दूर धकेल दिया। उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। नेहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत देर होने से पहले रुक जाओ। लेकिन नेहा ने नहीं सुना। वह उठी और एक जंगली जानवर की तरह प्रिया की ओर झपटी। प्रिया पीछे हटी, लेकिन देर हो चुकी थी। नेहा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके हाथ इतने कस गए थे जैसे वह उसे गला घोंट देना चाहती हो। तुम ही हर चीज़ की वजह हो, नेहा चिल्लाई। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। अगर तुम न होती तो मुझे इतना आगे नहीं जाना पड़ता। प्रिया ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन नेहा की ताकत बहुत ज़्यादा थी। ठीक जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लग रहा था, श्री शर्मा ने आगे बढ़कर नेहा को प्रिया से दूर खींच लिया। दोनों फर्श पर गिर पड़े। श्री शर्मा ने नेहा को नीचे दबाया और उसे कसकर पकड़ लिया। पुलिस जल्द ही आ रही होगी। तुमने अपना रास्ता खुद चुना है नेहा। नेहा निराशा में चिल्लाई, लेकिन अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। शांति ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही मिनटों में वे नेहा को गिरफ्तार करने आ गए। प्रिया फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं और हाथ अभी भी कांप रहे थे। श्री शर्मा उसके बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन प्रिया के लिए कोई दोष नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इस परिवार में घसीटा। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद चीज़ें अलग होती। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ गहर गई। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे की रक्षा करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुँचाने का रास्ता क्यों चुनते हैं। श्री शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सामने खालीपन में देखते रहे। कुछ दिनों बाद प्रिया ने बंगला छोड़ दिया। वह जानती थी कि वह इस जगह पर नहीं रह सकती जहाँ सब कुछ धोखे और दर्द से जुड़ा था। जाने से पहले श्री शर्मा ने उसे एक पत्र दिया। प्रिया, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तो यह पत्र पढ़ना। यह तुम्हें इस परिवार और मेरे बारे में और समझने में मदद करेगा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और चली गई। सुबह की धुंधली रोशनी में प्रिया की परछाई धीरे धीरे दूर होती गई। पीछे एक ऐसा परिवार छोड़ गई जो कभी चमकता था, लेकिन अब सिर्फ साजिशों और नुकसान का मलबा था। प्रिया श्री शर्मा का पत्र लेकर बंगले से निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वह अपने और उस जगह के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहती हो जिसने उसे इतना दर्द दिया था।
लेकिन जितना वह आगे बढ़ी उसके दिल का बोझ उतना ही बढ़ता गया। उसके हाथ में मौजूद पत्र सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी भारी था। वह सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ की छाया में रुक गई। सुबह की धूप पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर रोशनी और छाया के धब्बे बना रही थी। प्रिया ने पत्र खोला। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे। श्री शर्मा की लिखावट जानी पहचानी साफ और दृढ़ थी, लेकिन अंदर की बातों ने उसे लगातार झकझोर दिया। प्रिया, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ और तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। मैंने ऐसे राज छिपाए थे जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे कभी सामने नहीं आएंगे। मैं गलत था। शायद सच्चाई तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि रोहन और इस परिवार के साथ क्या हुआ था। रोहन मेरा सगा बेटा नहीं था। रोहन की माँ का मुझसे शादी करने से पहले किसी और के साथ रिश्ता था और मुझे यह सच्चाई तब पता चली जब रोहन 10 साल का था। इससे मैं टूट गया था, लेकिन मैंने कभी रोहन की माँ या उससे नफ़रत नहीं की। मैंने रोहन को हमेशा अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया, लेकिन शायद उस सच्चाई ने परिवार में एक बड़ी दरार डाल दी थी जिसे मैं भर नहीं सका। नेहा, वह न केवल रोहन से मेरे दुलार के कारण जलती थी बल्कि इसलिए भी कि वह यह सच्चाई जानती थी। इससे नेहा को लगा कि उसे दरकिनार कर दिया गया है, कि परिवार में सब कुछ नकली है। मैंने सब कुछ चुपचाप रखने की कोशिश की, लेकिन उस चुप्पी ने इस परिवार में हर विश्वास को मार डाला। मैं गलत था ये सोचकर कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रिया, मुझे नहीं पता कि तुम इस परिवार को माफ़ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक नया रास्ता, एक नया जीवन पा सकती हो जो इस परिवार द्वारा तुम पर थोपे गए अतीत के बोझ से मुक्त हो। तुम्हें खुशियाँ मिलें, श्री शर्मा। प्रिया ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। श्री शर्मा द्वारा बताए गए रहस्यों ने इस परिवार के बारे में उसकी पूरी सोच बदल दी। रोहन, जिस पति से वह कभी प्यार करती थी, वह पारिवारिक रहस्यों का शिकार था। नेहा, जिसने अपने भाई को मार डाला, वह भी बड़ों की बेईमानी से गहरी चोट खाई थी। और श्री शर्मा, जो हमेशा कठोर दिखते थे, वास्तव में सबसे ज़्यादा दर्द सहने वाले व्यक्ति थे। उसने पत्र को मोड़ा। उसका दिल विरोधाभासों से भरा था। उसे इस परिवार के भंवर में फंसने के लिए गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे केवल अफसोस महसूस हुआ। रोहन के लिए अफसोस, नेहा के लिए अफसोस और खुद के लिए अफसोस, जिसे इतने दुख से गुजरना पड़ा। कुछ महीने बाद प्रिया एक दूसरे शहर में चली गई और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। उसे एक छोटे से कैफ़े में नौकरी मिल गई जहां वह साधारण और मिलनसार लोगों से मिली। लेकिन श्री शर्मा का पत्र हमेशा उसकी मेज पर लकड़ी के बक्से में रहता था, एक ऐसे अतीत की याद दिलाता जिसे वह पूरी तरह से भूल नहीं सकती थी। एक दोपहर जब प्रिया कैफ़े की सफाई कर रही थी, एक अप्रत्याशित ग्राहक अंदर आया। वह विक्रम था, रोहन का दोस्त, जिसे प्रिया ने रोहन के जीवित रहते हुए बस 1-2 बार देखा था। विक्रम पहले से ज़्यादा परिपक्व लगबास की रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही ईमानदारी थी जो प्रिया ने पहली बार देखी थी। प्रिया, विक्रम ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है कि तुमने शर्मा परिवार छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता साफ झलक रही थी। एक और रहस्य। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरी हो गई। हाँ, लेकिन इस बार यह श्री शर्मा से जुड़ा है। क्या तुम जानती हो कि उन्हें रोहन की मौत से पहले ही नेहा की साजिश के बारे में पता था? प्रिया सन्न रह गई, जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। तुम क्या कह रहे हो? विक्रम ने मेज पर एक फाइल रखी। यह वह है जो मुझे मिला है। श्री शर्मा को न केवल ये पता था कि नेहा रोहन को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है, बल्कि वह चुपचाप उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहे थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन उसे रोकने के बजाय उन्होंने सब कुछ होने दिया जैसे कि वह चाहते थे कि ऐसा हो।
प्रिया ने फाइल के पन्ने पलटे। उसकी आंखें तस्वीरों और नोटों पर दौड़ गईं। हर पंक्ति उसके दिल में एक चाकू की तरह चुभ रही थी। श्री शर्मा, जिसे वह इस परिवार में एकमात्र ईमानदार व्यक्ति मानती थी, वह भी सिर्फ एक दर्शक निकले जिन्होंने त्रासदी को होने दिया। उन्होंने क्यों, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। आंसू बह निकले। उन्होंने नेहा को क्यों नहीं रोका। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। शायद उन्हें लगा कि यही सब कुछ खत्म करने का एकमात्र तरीका है, या शायद उनमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कारण जो भी हो, कीमत बहुत बड़ी थी। प्रिया चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए। फाइल मेज से नीचे गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सच्चाई के साथ क्या करे। उसने अतीत को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब अतीत एक भूत की तरह उसका पीछा कर रहा था जिसे वह भगा नहीं सकती थी। प्रिया, विक्रम ने धीरे से पुकारा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन तुम उनके किए के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखो, सब कुछ पीछे छोड़ दो। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की किरण चमक उठी। तुम सही कह रहे हो। मैं अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपना भविष्य तय कर सकती हूँ। वह उठी। उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, जहाँ ढलते सूरज की शानदार रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। हालांकि शर्मा परिवार का अंधेरा अभी भी था, प्रिया जानती थी कि उसने अपने लिए रोशनी पाली है, और इस बार वह किसी को या किसी भी चीज़ को खुद को वापस उस अंधेरे में खींचने नहीं देगी। विक्रम से बात करने के बाद प्रिया कैफ़े से बाहर निकली। उसका मन हल्का हो गया था। हालांकि विक्रम द्वारा बताई गई सच्चाइयों ने उसे अभी भी परेशान कर रखा था, लेकिन वह जानती थी कि अतीत का सामना करना ज़रूरी है ताकि वह उसे छोड़कर अपने लिए जी सके। शहराज। शाम हर दिन से ज़्यादा रोशन था। ढलते सूरज की आखिरी किरणें सड़कों को सुनहरा कर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ पर एक गर्म रंग की परत चढ़ गई हो। प्रिया भीड़ भाड़ वाले लोगों के बीच चली, मन ही मन बीती बातों के बारे में सोच रही थी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आकर प्रिया अपनी मेज पर बैठ गई। श्री शर्मा के पत्र और विक्रम द्वारा छोड़ी गई फाइल को देख रही थी। वह शर्मा परिवार से सभी संबंध खत्म करने के लिए दोनों को जलाने के बारे में झिझकी, लेकिन दिल की गहराई में वह जानती थी कि सबूतों को मिटाने से वह भूल नहीं पाएगी। उसने उन्हें एक बक्से में बंद कर दिया, जैसे खुद को याद दिलाने के लिए कि उसने सब कुछ पार कर लिया है और अतीत से मिला सबक उसे भविष्य में और मजबूत बनाएगा। एक दिन प्रिया को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पहले तो उसने मना करने का सोचा, लेकिन जिज्ञासावश उसने बटन दबा दिया। प्रिया, मैं हूँ। श्री शर्मा की आवाज़ आई, जो आखिरी बार सुनने की तुलना में ज़्यादा खुरदरी थी। श्री शर्मा। प्रिया हैरान रह गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। प्रिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ और नहीं सुनना चाहती, लेकिन एक बात है जो मैं कहे बिना नहीं रह सकता। नेहा, वह जेल में मर गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली। प्रिया सन्न रह गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? श्री शर्मा एक पल के लिए चुप रहे, फिर उनकी आवाज़ में पछतावा भर गया। क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई और नहीं है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि रोहन और नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। अगर मैं चुप नहीं रहता, अगर मैंने हिम्मत से सच्चाई का सामना किया होता, तो शायद चीज़ें अलग होती। प्रिया ने उनकी आवाज़ में दर्द महसूस किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। पछतावे के शब्द अब कुछ भी नहीं बदल सकते थे। श्री शर्मा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद को माफ़ कर देंगे। अपनी बाकी की ज़िंदगी को सिर्फ पछतावे में न बिताएं। बातचीत खत्म हो गई, लेकिन भारीपन का एहसास प्रिया के साथ बना रहा। वह उठी और बालकनी में चली गई ताकि ठंडी हवा उसके मन को शांत कर सके। समय बीतता गया और प्रिया धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में बस गई। उसने एक छोटी सी बेकरी खोली, जहां वह स्वादिष्ट व्यंजन बनाने और प्यारे ग्राहकों से बात करने में अपना समय बिताती थी।
व्यस्त काम के दिनों ने उसे अतीत को भुलाने में मदद की, लेकिन हर शाम जब वह दुकान बंद करती तो वह पुरानी यादों को वापस आने से नहीं रोक पाती थी। एक दिन विक्रम उसकी बेकरी पर आया, साथ में एक पत्र लेकर। प्रिया, मुझे यह रोहन का पुराना सामान साफ करते समय मिला। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए है। प्रिया ने पत्र खोला। रोहन की लिखावट देखकर उसका दिल बैठ गया। प्रिया, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर मजबूत जी रही होगी और मेरे परिवार द्वारा लाई गई चीज़ों से बंधी नहीं होगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इस परिवार में रहते हुए इतना कुछ सहने दिया, लेकिन एक बात है जो मैं चाहता हूँ कि तुम जानो। तुम ही एकमात्र चीज़ थी जिसके लिए मुझे इस दुनिया को छोड़ने का अफसोस हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को माफ़ कर दोगी, कि तुम खुशी से जियोगी, क्योंकि यही वह चीज़ है जो मैं हमेशा चाहता था। तुम्हें शुभकामनाएं रोहन। प्रिया ने पत्र मोड़ा। आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे दर्द और धोखे के बीच रोहन ने अभी भी उसके बारे में इतनी सच्ची भावनाओं के साथ सोचा था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भावनाओं से भरा था, लेकिन धीरे धीरे हल्का भी हो रहा था। वह जानती थी कि भले ही अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमेशा एक विकल्प होता है। कई साल बाद प्रिया अपनी बेकरी के सामने खड़ी थी, जो अब इलाके में एक प्रसिद्ध स्थान बन चुकी थी। ग्राहकों की मुस्कान और तारीफों ने उसे महसूस कराया कि जीवन कितना सार्थक है। आज एक विशेष ग्राहक दुकान पर आया, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो करीने से सूट पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह अंदर आया, दुकान के आरामदायक माहौल को देखा, फिर काउंटर पर आया। मिस प्रिया, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? प्रिया ने ऊपर देखा, थोड़ी हैरान हुई। आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं श्री शर्मा का वकील हूँ। उस आदमी ने गहरी और विनम्र आवाज़ में जवाब दिया। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूँ जो उनसे संबंधित है। श्री शर्मा का नाम सुनते ही प्रिया का दिल अचानक बैठ गया। उनके आखिरी फ़ोन कॉल को कई महीने हो चुके थे और उसने तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी। क्या वह ठीक हैं? प्रिया ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। उस आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उदासी थी। श्री शर्मा का 2 हफ्ते पहले निधन हो गया। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनके निधन से पहले आपको कुछ कागजात सौंप दूं। प्रिया सन्न रह गई। एक खालीपन ने उसे घेर लिया। हालांकि उसने शर्मा परिवार छोड़ दिया था, लेकिन श्री शर्मा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन कठिन दिनों में उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। वकील ने मेज पर एक बड़ा लिफाफा रखा। अंदर दस्तावेज़ों का एक सेट और एक पत्र था। प्रिया ने पत्र खोला और परिचित लिखावट की हर पंक्ति को पढ़ा। प्रिया, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया है वह उस दर्द को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं है जो इस परिवार ने तुम्हें दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मेरे आखिरी दिनों में मेरी केवल एक ही इच्छा थी कि तुम वास्तव में खुश रहो। मैं तुम्हें परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि पैसा भरपाई कर सकता है, बल्कि इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें उस भविष्य का निर्माण करने में आसान बना देगा जो तुम चाहती हो। प्रिया, तुम इस परिवार में एकमात्र ऐसी हो जिसने अपनी मासूमियत और दयालुता को बनाए रखा है। ऐसे ही जीना जारी रखो और किसी को या किसी भी चीज़ को तुम्हें गिराने मत देना। तुम्हें हमेशा शांति मिले। श्री शर्मा। प्रिया ने पत्र पढ़ना समाप्त किया। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसके दिल में मिली जुली भावनाएं उमड़ पड़ी, अफसोस, कृतज्ञता और उस व्यक्ति को खोने का दर्द जिसे वह कभी शर्मा परिवार में एकमात्र ईमानदार व्यक्ति मानती थी। वकील ने आगे कहा, श्री शर्मा ने आपके लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ी है, लेकिन उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि आप इसे सार्थक रूप से उपयोग करें। यदि आप सहमत हैं तो मैं उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा
प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें पत्र पर टिकी थीं। एक पल के बाद उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। मैं यह करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस पैसे का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाए। कुछ महीने बाद प्रिया ने रोशनी नाम से एक चैरिटी फंड की स्थापना की जो गरीब बच्चों और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता पर केंद्रित था। उसकी बेकरी दयालुता का प्रतीक बन गई, एक ऐसी जगह जहां लोग न केवल केक का आनंद लेने आते थे बल्कि अपनी कहानियां, अपनी कठिनाइयां साझा करने और आशा खोजने भी आते थे। एक दिन जब प्रिया दुकान में व्यस्त थी, लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की एक ड्राइंग शीट हाथ में लिए अंदर आई। वह हिचकिचाते हुए प्रिया के पास आई और कागज़ ऊपर उठाया। प्रिया आंटी, मैंने आपके लिए ये बनाया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी माँ को नौकरी खोजने में मदद की। प्रिया ने तस्वीर को देखा, गर्म रोशनी वाला एक छोटा सा घर और दरवाजे पर खड़ी एक मुस्कुराती हुई महिला। उसका दिल गर्म हो गया और उसने छोटी लड़की को देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद बेटा, यह सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे कभी मिला है, उसने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दुख भरे दिन, शर्मा परिवार के काले रहस्य अब केवल धुंधली यादें थीं। प्रिया ने अपना रास्ता खोज लिया था, एक ऐसा रास्ता जहां वह न केवल अपने लिए जी रही थी बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी ला रही थी। ढलती शाम में प्रिया दुकान के दरवाजे पर खड़ी होकर आखिरी ग्राहकों को जाते हुए देख रही थी। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। आखिरकार उसने फुसफुसाया, मुझे भी शांति मिल गई है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन प्रिया की छोटी बेकरी के सामने खड़ी उसकी छवि जो जीवन और आशा से भरी है, एक गर्मजोशी का एहसास छोड़ जाती है। एक अनुस्मारक के रूप में कि अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, जो लोग आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं उनके लिए सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश होता है।